देखिए बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी में न्यूमेरिकल पोर्शन है। तो ये न्यूमेरिकल एक गिवन है, 3 आइडेंटिकल सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज, द फाइंड ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल, पोटेंशियल वर्सेस करंट एज शो इन फिगर। हमें यहाँ पर एक ग्राफ फिगर दिखाया गया है, इसमें पोटेंशियल और करंट के बीच में ग्राफ है और ये ग्राफ में बताया गया है कि 3 सेल कनेक्ट हैं, वो सीरीज में कनेक्ट हैं, आइडेंटिकल एक जैसे 3 सेल सीरीज में कनेक्ट हैं और उनको हमें करंट और पोटेंशियल का ग्राफ हमें दिया गया है। तब हमें प्रत्येक सेल का ईएमएफ और उनका इंटरनल रेजिस्टेंस पता करना है। तो हर एक सेल का रेजिस्टेंस पता करना है और ईएमएफ पता करना है इंडिविजुअली। तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं कि जब वो सीरीज में लगे होंगे तो सॉल्व ऐसे करेंगे। यहाँ जब V, देखिए यहाँ पे कंडीशन, जब V 6 वोल्ट होगा उस समय ये करंट कितना होगा, ये वाला जो पॉइंट है वो कहाँ होगा, यहाँ पे V 6 पे होगा, तब करंट कहाँ बता रहा है, ये 0 पे होगा। यानी इफ V इक्वल टू 6 वोल्ट देन I इक्वल टू, I की कंडीशन क्या है, I इक्वल टू 0 एम्पियर। और नेक्स्ट कंडीशन यहाँ से देखिए, अगर ये वाला पॉइंट हम खींच के यहाँ ले आए, तब जब ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, नहीं V 0 हो जाएगा, उस समय करंट कितना होगा, 1 एम्पियर। जब ये V 0 होगा, 0 वोल्ट होगा, उस समय करंट कितना होगा, 1 एम्पियर। ठीक है, ये हमने ग्राफ से कुछ पॉइंट नोट आउट कर लिए। अब इसके बाद हमें सॉल्व करना है। तो फॉर्मूला होता है E इक्वल टू V प्लस आई आर, ये होता है फॉर्मूला E इक्वल टू V प्लस आई आर। ऐसे कह सकते हैं, ये हमने आपको सॉल्व EVR में जो रिलेशन बताया था उसमें इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, V इक्वल टू E माइनस आई आर, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला है हमारा EVR में रिलेशन का। अब इसको अगर हम फर्स्ट वाले केस को अप्लाई करते हैं, इस फर्स्ट केस को हम यहाँ इस फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं, तो क्या देखते हैं, यहाँ से V की वैल्यू कितना है, 6, E का वैल्यू पता करना है, ये इफेक्टिव होगा सभी का टोटल का, माइनस I कितना है, 0, तो ये 0 हो जाएगा। यानी इफेक्टिव वोल्टेज कितना है, सभी सेलों का इफेक्टिव वोल्टेज कितना निकल के आ रहा है, 6 वोल्ट। ये कितने का है, 3 सेलों का है। 3 सेल कैसे लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं। तो जब सीरीज में लगे होंगे तो ये कंडीशन किसके बराबर होगी, E1 E प्लस E प्लस E, E1 E2 E3 इक्वल टू E इफेक्टिव। अब हम यहाँ से E1 E2 E3 सबकी जगह E रखा है, क्योंकि सेल कैसे हैं, सेल आइडेंटिकल एक जैसे हैं, तो ईएमएफ भी उनका एक जैसा होगा, तो E E E। अब ये कितना E हो गया, 3E, और ये कितना इफेक्टिव तीनों का मिला के 6, तो 1 वोल्ट एक सेल का कितना हुआ, 2 वोल्ट, तो एक सेल का ईएमएफ कितना होगा, 2 वोल्ट होगा। देखिए यहाँ से हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया और यहाँ से एक सेल का ईएमएफ पता लगा लिया। अब दूसरा देखते हैं, यहाँ पे देखिए फिर से हम इसी फॉर्मूले को नोट करते हैं, V इक्वल टू E माइनस आई आर। अब हम यहाँ सेकंड वाली ये कंडीशन है, इसको अप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, V की वैल्यू क्या है, 0 है, E की वैल्यू हमें पता लगा है, कितनी आ गई है, इफेक्टिव, E कौन सा वाला है, इफेक्टिव वाला है, तो E की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, E की वैल्यू आ गई है 6 माइनस I यहाँ कितना है, 1 है, R हमको पता करना है। ठीक है, ये R कौन सा वाला है, ये इफेक्टिव वाला R है, सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस जो सीरीज में ऐड हो गया होगा। तो यहाँ से आ जाएगा R इफेक्टिव इक्वल टू 6 ओम, ये किस में हो गया, रेजिस्टेंस ओम में हो गया। अब हमें क्या करना है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस पता लग गया।
अब सेल कैसे लगे हुए हैं? सीरीज में लगे हुए हैं। जब सेल सीरीज में लगे होंगे तो उनके रेसिस्टेंस भी कैसे होंगे? सीरीज में होंगे। तो जब सीरीज में होंगे तो उनका टोटल इफेक्टिव तो ये बनेगा, लेकिन ये किसके बराबर होगा? इन सब के प्लस के बराबर होगा। तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे? R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल टू R इफेक्टिव। सीरीज का फॉर्मूला होता है, तो इसमें सभी के लिए R लिखा है क्योंकि सभी सेल कैसे हैं? आइडेंटिकल हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3R। 3R इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6। अब R इक्वल टू क्या होगा? 6/3 इक्वल टू 2 ओम। तो प्रत्येक सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस कितना निकल के आया? 2 ओम। प्रत्येक सेल का EMF कितना निकल के आया? 2 वोल्ट। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखिए बच्चों, इसमें क्वेश्चन में गिवन है स्टेडी करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्लो थ्रू ए नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया एज शो इन फिगर इफ रेडियस ऑफ कंडक्टर एट ए इज 5 mm। कंडक्टर अब यहाँ पर क्या है कि एक हमें कंडक्टर गिवन है, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, इधर कम एरिया है इधर ज़्यादा एरिया है। तो हमें क्या करना है? इसमें से करंट फ्लो हो रहा है इधर, तो यहाँ पर करंट डेंसिटी बताना है। फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी एट ए। यहाँ पर करंट डेंसिटी की डायरेक्शन कहाँ होगी? करंट की, और करंट डेंसिटी कहाँ होगा? यहाँ पता करना है। दूसरा, करंट डेंसिटी अक्रॉस बी 1/9 ऑफ वैल्यू ए, फाइंड रेडियस एट ए बी। यहाँ पर करंट डेंसिटी घट के 1/9 रह जाती है, 1/9 रह जाती है इस वैल्यू का, तब इसका रेडियस पता करना है यहाँ पे। तो हमें क्या करना है? करंट डेंसिटी का फॉर्मूला पता है। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? करंट डेंसिटी J इक्वल टू I अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया A। अब यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया, यहाँ A पॉइंट का क्या हो जाएगा? I अपॉन पाई R स्क्वायर, इस साइड का। तो यहाँ पर हमको क्या गिवन है? I गिवन है। I कितना है? 10 एम्पियर है, तो ये 10 एम्पियर हो गया। और पाई की वैल्यू पता ही है कितना होता है? 22/7 इंटू R की वैल्यू कितना गिवन है? 5 mm। मीटर में चेंज करेंगे तो माइनस का इंटू 10⁻³ का इंटू होता है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे? 10 ऊपर है, 7 भी ऊपर चला जाएगा, नीचे बचेगा 22। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 10 की पावर हो जाएगी -6। ये -6 ऊपर जाएगी तो कितना हो जाएगी? +6। और यहाँ ऑलरेडी एक 10 है, तो यहाँ हो जाएगा 7 × 10⁻7, और नीचे कितना है? 22 × 25। अब सॉल्व करने का आप देखिए एक ट्रिक देखिए कि आप इसको मल्टीप्लाई करें फिर इसका डिवाइड करें, तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। इससे अच्छा एक आपको क्या करना है कि ये 25 इसका डायरेक्ट डिवाइड हो सकता है, तो हम इसको 7 को ऐसे लिख सकते हैं 100 × 10⁵। 5 इसमें 2 0 यहाँ आ गए, और 25 से इसको कट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? ऊपर 7 4 जा 28, यहाँ तो हो गया 28 × 10⁵, नीचे हो गया 22। आप बड़ा आसानी से आप डिवाइड कर सकते हैं। 22 का 28 में डिवाइड कितने टाइम जाएगा? 1 टाइम जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1.2, और ये डिवाइड 7 × 10⁵ एम्पियर/मीटर²। तो ये हमारा करंट डेंसिटी निकल के आ गया। किस पॉइंट पे निकल के आ गया? ए पॉइंट पे निकल के आ गया। तो हमारा फर्स्ट आंसर मिल गया ये। अब सेकंड में वो क्या कह रहा है कि बी पर वो करंट डेंसिटी जो ए की है वो 1/9 रह जाती है, 1/9 हो जाती है। तो आपको यहाँ पर क्या बताना है? रेडियस बताना है। तो आप क्या करेंगे? सेकंड आंसर के लिए
करंट डेंसिटी जो बी पॉइंट पे है वो 1/9 रह जाती है ए पॉइंट का, ये वाली बात यहाँ कह रहा है। तो फिर हमने ये सेम टू सेम ऐसे रखा और फॉर्मूला लगाया जे बी इक्वल टू आई अपॉन पाई आर बी पॉइंट का स्क्वायर। हमें ये चीज़ निकालना है तो हमें क्या करना है, आर को इधर ले आएंगे और यहाँ हो जाएगा आई अपॉन पाई और जे नीचे आ जाएगा, आर यहाँ गया जे यहाँ आ गया तो जे बी। अब यहाँ से क्या होगा, आई की वैल्यू हमको पता है कितना 10 है, पाई की वैल्यू भी पता है 22/7 होता है और जे बी का मतलब है 1/9 ऑफ जे ए, तो 1/9 ऑफ जे ए की वैल्यू क्या है, जे ए की वैल्यू है सॉल्व करके आई हुई है 1.27 × 10⁵। ये किसकी वैल्यू है, ये जे ए की वैल्यू है। ठीक है, तो एक तरीका ये है, इससे आप कर सकते हैं। तो आपको यहाँ ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा और फिर 7 और 9 तो ऊपर चले जाएंगे, ये हो जाएगा 10 × 7 × 9 अपॉन 22 × 1.27 × 10⁵। तो आपको यहाँ पर करना 10⁵ ऊपर चला जाएगा, वो माइनस का हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई होगा और इनका मल्टीप्लाई करके इसमें डिवाइड हो जाएगा। तो ये एक प्रोसेस ये है। एक और दूसरी प्रोसेस हम आपको बताने वाले हैं। तो ये 5 ऊपर जाएगा माइनस का होगा, यहाँ प्लस का एक बैठा हुआ है तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 63 हो जाएगा। तो 5 माइनस के 5 है, प्लस का 1 है तो माइनस का 4 बचेगा यहाँ पे और इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपका एक प्रोसेस तो ये है। तो इससे आप सब सॉल्व करते हुए जाएंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा 15 mm। नेक्स्ट टाइम हम इसको एक दूसरे प्रोसेस से भी सॉल्व कर सकते हैं। वो देखिए कैसे हो सकता है। यहाँ से अगर हमें फास्टली सॉल्व करना है तो कुछ ऐसे प्रोसेस ढूंढने पड़ेंगे, ये प्रैक्टिस से आ जाते हैं कि जिससे हम उस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर सकें। क्योंकि फिजिक्स की जो कैलकुलेशन होती है वो थोड़ी सी लार्ज हो जाती है, बड़ी हो जाती है, पॉइंट में नंबर होते हैं, 10 की पावर पे नंबर होते हैं, तो वो एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है जिससे बच्चे थोड़ा कैलकुलेशन करने से पहले कैलकुलेटर का यूज करना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि मैं जल्दी से कर सकता हूँ उससे और उनको आसानी हो सकती है। लेकिन बेटर ये होगा कि वो खुद कैलकुलेशन करें जिससे उनकी खुद की प्रैक्टिस हो, उनका खुद का माइंड ट्रेन हो। तो उसको माइंड को ट्रेन करने के लिए उन्हें खुद करना पड़ेगा ऐसा। अब यहाँ पे क्या करना है देखिए, तो ये सॉरी वहाँ पे हमने अंडर रूट नहीं किया, वो अंडर रूट और करके वो वैल्यू आना है। तो यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। अब हमें ये करना, आई हो गया, पाई हो गया, जे बी की जगह हमें क्या रखना है, 1/9 जे ए रखना है। अब यहाँ देखिए आई हो गया, 9 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पाई होगा और जे। अब जे की वैल्यू क्या थी, जे की वैल्यू ये है, जे ए की वैल्यू देखिए यहाँ पे ये सब सॉल्व हो गया। ये जे की वैल्यू ये है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, आई अपॉन पाई आर ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से पाई कैंसिल, आई से आई कैंसिल। अब ये आके मल्टीप्लाई हो भी जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 9 × आर स्क्वायर ए। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हमको क्या करना है, यहाँ से हमको स्क्वायर हटाना है और इधर हमारी वैल्यू क्या है, इधर हमारी वैल्यू है, इधर ये है, इधर से स्क्वायर हटाना है। तो इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पर अंडर रूट लगा देते हैं। 9 का अंडर रूट क्या होता है, 3 होता है और आर ए पे स्क्वायर है तो स्क्वायर हट जाएगा, क्या बचेगा, आर ए बचेगा। आर ए की वैल्यू कितनी है, आर ए की वैल्यू पहले से गिवन है 5 mm है, तो 3 × 5 mm मल्टीप्लाई हो गया आ जाएगा 15 mm। तो देखिए प्रोसेस कैसा है, ये प्रोसेस बहुत सिंपल सा लगा। इसमें आपको कैलकुलेशन भी कम करना पड़ेगा, माइंड को पहले से ही लॉजिक सोच के रखना पड़ेगा कि यहाँ देखो ऐसा होने से एक दूसरे का रिलेशन हो। और फिजिक्स में तो ज़्यादातर रिलेशन ही होते हैं, एक दूसरे के साथ फॉर्मूलों का रिलेशन बहुत ज़्यादा होता है। इससे क्या होता है कि हम अगर 1 by 1 अगर सॉल्व करना चाहें, मैथमेटिकल कैलकुलेशन हर जगह यूज करेंगे, तो फिर
फिर एक हमें मैथमेटिक कैलकुलेशन का लंबा प्रोसेस सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इसी को उसी रिलेशन को एक दूसरे में एडजस्ट करते हुए सॉल्व करना चाहें तो बहुत ही सिंपली वे से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक मेथड है सॉल्व करने का भी, और यहाँ से हिंट दी जा रही है कि इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।